हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन एसी। ये क्लास 12th का चैप्टर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। जेईई नीट सभी में ही आता है। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। बाइलिंगुअल लेक्चर है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेंगे। पहले हिंदी रहेगा, बाद में इंग्लिश रहेगा। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन उठाता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा तार की एक कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की स्थिति जो ऊर्जा निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती। मतलब देयर इज ए कॉइल ऑफ वायर एंड देयर इज कंडक्टर आई इज फ्लोइंग ऑन दैट। सो काइनेटिक एनर्जी स्टैटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर या कॉइल किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों देखिए क्या होता है फॉर्मूला। स्टैटिक एनर्जी का पहला फॉर्मूला नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपके पास एक कॉइल है तो कॉइल का बच्चों नेचर होता है करंट के चेंज को अपोज करने का, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। कॉइल का एक नेचर होता है करंट के चेंज को अपोज करने का, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल सेल्फ इंडक्टेंस है और इसमें अगर आप आई करंट फ्लो कर रहे हो तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है यू इक्वल्स टू होती है हाफ एल आई का स्क्वायर। ये होती है फॉर्मूला इसके एनर्जी का, U इज इक्वल्स टू हाफ एल आई का स्क्वायर। अब ये देखिए एल यहाँ पे लिखा तो है सामने, बट एल की कंप्लीट डेफिनेशन जो होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। एल इज इक्वल्स टू कितना होता है म्यू नॉट एन आई एन स्क्वायर आई ए। ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए। ये भी नोट कर लीजिए। ओके, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई नहीं बेटा, एल होता है, सॉरी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो देखिए, तो यदि वैल्यू रख देंगे आप एल की यहाँ पे तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे एल की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू साथ ही आई का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, म्यू नॉट भी आ रहा है, एन भी आ रहा है, एरिया भी आ रहा है, लेंथ भी आ रही है, ओके, आई स्क्वायर आ रहा है। बट क्वेश्चन में एक ऑप्शन में दिया गया है कि क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, करंट पे डिपेंड करता है, चक्रों की संख्या पे यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, कुंडली का जो कोर है लोहे का है या नहीं है, क्योंकि लोहे का होगा तो म्यू नॉट ज्यादा हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगा। ओके, सब बातों पे डिपेंड करता है। कोर की परमिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, बाकी ये उस पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस पे कॉइल के डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक खिलाड़ी 3 मीटर लंबे लोहे के छड़ को लेकर 30 किलोमीटर चाल से पूर्व की ओर दौड़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज घटक का मान 4 × 10⁵ मीटर है। यदि छड़ को क्षैतिज ओर से ऊर्ध्वाधर लेकर दौड़ रहा है तो दोनों दशाओं में छड़ के ऊर्ध्वाधर विभवांतर का मान क्या होगा। देखो भाई, है क्या क्वेश्चन, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से लेके साउथ की ओर आ रहा है। ओके, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कितना, 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब एक खिलाड़ी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मान लो एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी है, ये इसके हाथ में एक लंबा सा छड़ है, ये लंबा सा छड़ इसके हाथ में है, ये लंबा सा छड़ है। ओके, अब ये कंटिन्यूसली लेकर के इसको दौड़ रहा है, धड़ 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 ऐसे। तो देखिए क्या होगा, इसमें ये परपेंडिकुलर छड़ जो होगा इसको क्रॉस करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो इसके कोनों के अक्रॉस, ये जो छड़ के अक्रॉस क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ईएमएफ। क्यों डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को कोई काटता है कंडक्टर तो उसके सिरों पर यानी उसके एंड्स पर क्या डेवलप हो जाता है, ईएमएफ। समझ गए ना। हाँ, अब वो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या गिवन है यहाँ पे। 3 मीटर लंबाई का रॉड है, मतलब लेंथ इक्वल टू 3 मीटर है। ओके, जो स्पीड दे रखी है इंसान की वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो रॉड की भी स्पीड ये होगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर बदलना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 30 × 5/18 काट दो भाई, इसको मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। 2 से 15 बार, 2 से 9 बार, ठीक ना, 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, यानी कि कितना हो गया, ऑलमोस्ट हो गया ये 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, वी। इसके बाद बी तो दे ही रखा है, बी की वैल्यू ये है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसी को एच बोल दिया है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए थीटा निकालना है अपन को, तो थीटा यहाँ पे अपन को निकालना है। तो थीटा कैसा है,
थीटा देखो 90 डिग्री है, साफ दिख रहा है, पूर्व डायरेक्शन में मतलब ईस्ट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। अगर यदि ये छड़ को हॉरिजॉन्टल लिया रहता तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फील्ड आ जाओ उसी डायरेक्शन में छड़ आ जाती और रॉड, तो कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होता। बट इस डायरेक्शन में भी ईएमएफ डेवलप होगा। बेटा फॉर्मूला नोट करिए, लिखिए फॉर्मूला, कंडक्टर के क्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड भी में कंडक्टर भी घूम रहा है तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बेटा कितना, बी वी एल साइन थीटा। इसको नोट कर लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाए इस चैप्टर के, बच्चों अलग से नोट करते जाइएगा। तो E B की वैल्यू भाई कितना है 4 इंटू 10 की पावर -5, ये B हो गया। V क्या है 30, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 किलो, वही करा था मैंने अपने सॉल्व करके, कितना आया था 25/3, 25/3, ठीक है ना। और इसके बाद साइन 91 और कंडक्टर की लेंथ L भी लिखनी है, L कितना दिया गया है 3। तो ये सब कुछ आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा EMF इक्वल टू 10 की पावर -3 वोल्ट। आ गया जी समझ में, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक तार के लूप को समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष पर घुमाया जाता है, लूप में प्रेरित धारा की दिशा एक बार उलटती है। तो देखिए क्या है, आपके पास जो तार का लूप है, आप जो है ये कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर है, आप इसमें एक लूप को घुमा रहे हो, ये इसमें आप किसी लूप को घुमा रहे हो, ओके। तो आपको बताना है कि करंट की डायरेक्शन इसमें कब पलटेगी, कौन सी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसमें कब पलटेगी। आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का वो क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये होता है फॉर्मूला अगर आप किसी लूप को ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हो तो, समझ गए ना। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी, NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसमें N फेरे हैं। सो EMF इक्वल टू, इसको E नॉट भी बोलते हैं बच्चों, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक ना, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या अब इससे फायदा क्या है हमको, देखो साइन का ग्राफ बन रहा है, ये होता है साइन का ग्राफ, तो ये कंप्लीट टाइम पीरियड है, T टाइम पीरियड। तो इस T टाइम पीरियड में आधे चक्कर में लूप पॉजिटिव डायरेक्शन की करंट है और आधे चक्कर में क्या है नेगेटिव। तो आधे टाइम के बाद, मतलब ये लूप ऐसा था, अगर ये लूप घूम करके ऐसा हो जाएगा उसके बाद करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना। तो कह रहा है कि एक चक्कर में कितने के बाद बदलेगी, तो आंसर क्या होगा आधे चक्कर के बाद, है ना, कितने बाद। तो इसका आंसर बी देखिए, क्योंकि आधे चक्कर के बाद जो है इसका एरिया जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, मतलब जो एरिया अपवर्ड है वो एरिया क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर बी है इसका, आधे चक्कर के बाद, ठीक है ना, हाफ साइकिल के बाद, T/2 है ना, T/2 के बाद डायरेक्शन क्या होगी निगेटिव, क्योंकि साइन का कर्व फॉलो हो रहा है। तो तार के लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष में घुमाने पर प्रत्येक आधे चक्कर के बाद चालकों की स्थिति बदल जाएगी, अर्थात अर्ध चक्कर के बाद प्रेरित धारा की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, मतलब हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज बी। डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा मैं आपको बच्चों। E इज इक्वल टू क्या होता है d∅/dt, E इज इक्वल टू क्या होता है d∅/dt, और जो फाई होता है फ्लक्स इक्वल्स टू होता है BA cos थीटा। फ्लक्स इज इक्वल टू होता है BA, एक्चुअली ओरिजिनली होता है फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू B.A, तो ये हो गया कितना B इंटू A cos थीटा, है ना। जहाँ पे A जो है, जो थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल के बीच का एंगल है, जो cos थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल के बीच का एंगल है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन उसका नॉर्मल देता है ना। और अगर n फेरे हों तो n टर्न्स हो तो NBA cos थीटा, ये होता है मेन फॉर्मूला। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये एरिया A है तो इसका नॉर्मल कैसे जाएगा ऊपर की ओर, ये एरिया का नॉर्मल है, ओके, एरिया का नॉर्मल है, तो एरिया वेक्टर ये जाता है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे आ रहा है ना, तो ये जो एंगल होता है बेटा ये थीटा होता है, ये क्या होता है
थीटा। मैग्नेटिक फील्ड पेनेट्रेट करके नीचे से निकल रहा है तो एंगल थीटा होता है। तो E इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो डी बाई डी टी, फाई की जगह क्या रख दो एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में एन तो कांस्टेंट है, खैर बी भी बदल सकता है, ए भी बदल सकता है, कॉस थीटा भी बदल सकता है, तो जो बदले उसको अंदर रख लेना और बाकी जो ना बदले उसको बाहर रख देना। तो जो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ मैं थीटा बदलने वाला। तो एन बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, ए आ गया, डी बाई डी टी क्या हो गया कॉस थीटा, डी बाई डी टी कॉस थीटा, समझ गए ना। या E इज इक्वल टू एन बी ए, इसको लिख सकते हो डेल बाई डेल्टा टी कॉस ऑफ थीटा। मतलब टाइम के साथ कॉस थीटा कितना चेंज होगा, टाइम के साथ कॉस थीटा कितना चेंज होगा, समझ में आया ना। यस, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कुंडली का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, लियो भैया एरिया लिख लो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब -10⁴ मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² होते हैं। एंड नंबर ऑफ टन्स दिए गए हैं बेटा 2000, नंबर ऑफ टन्स कितने दिए गए हैं 2000 फेरे। कुंडली का तल लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, ओके पहले ही कह दिया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो कुंडली का जो तल है वो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, देखो देखो तल लंबवत है, प्लेन लंबवत है, इसका ये लंबवत है, ये चीज ये परपेंडिकुलर है। तो भैया नॉर्मल तो ऐसा होगा ना, नॉर्मल तो ऐसा होगा है ना, किसके मैग्नेटिक फील्ड के। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो आपको बी दिया गया है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला जो बी दिया गया है दैट इज इक्वल टू 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और इसको आप घुमा करके 180 डिग्री कर देते हो, मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक फ्लैट घुमा देते हो, समझ गए ना। मतलब थीटा पहले कितना था 0, अब उसके बाद थीटा दूसरा कितना हो गया 180 डिग्री। तो बताइए कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस। तो देखो एन दिया है, बी दिया है, ए दिया है और टाइम दे रखा है, टाइम 0.1 सेकेंड, चेंज इन टाइम कितना देखा 0.1 सेकेंड। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत भयंकर वाला बेसिक क्वेश्चन है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एन बी ए डी बाई डी टी कॉस थीटा, समझ गए ना। तो एन की वैल्यू पुट कर दो भाई, एन कितना दे रखा, अच्छा निगेटिव साइन भी आता है क्योंकि लेंज ने बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव होता है। बस तो वैल्यू पुट कर दो, एन कितने फेरे हैं 2000 फेरे हैं, -2000। बी कितना है बेटा, बी दे रखा है, देखो बी दे रखा है 0.3 है ना। एरिया तो अपन ने निकाल लिया 70 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके। नाउ चेंज ऑफ कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 है ना, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम कितना है भाई, देखो टाइम का चेंज 0.1, 0.1 यही तो है ना। चलिए तो देखिए तो -2000 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 70 इंटू 10⁻⁻⁴, 0 पॉइंट वहाँ ले 1 यहाँ ले। देखिए फाइनल कितने पे गया था 180 डिग्री पे, तो कॉस 180 कितना होता है -1 और माइनस कॉस 0 कितना होता है 1, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया -2 और -2 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो +2 हो जाएगा जी, है ना। तो सीधी बात है 2000 था ये, तो मैं ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉजिटिव में तो आंसर आएगा ही। 2000 इंटू 2 कितना हो गया 4000 इंटू 0.3 मतलब 3/10 इंटू 70, समझ गए ना। और 10⁻⁻⁴ मतलब 1/1 2 3 4 0, बोलो जी ठीक है ना। तो ये 4 0 ये कैंसिल, 4 0 ये कैंसिल, बच क्या गया 4 गुणे 3 12 और 12 गुणे 7 84, 84/10। कुछ कट होना था, अपन ने लिखा नहीं है कुछ, एक कोई चीज़ लिखी नहीं है, ओहो यस 0.1 नहीं लिखा था, राइट। तो 0.1 ऊपर का जाएगा तो ऊपर भी 10 बचेगा, तो ऊपर भी 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल। आंसर कितने वोल्ट बेटा 84 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि
दो भिन्न तार के लूप समकेंद्रिक हैं और एक तल में स्थित हैं। बाहरी लूप में धारा दक्षिणावर्ती है और समय के साथ बढ़ रही है। अंदर के लूप में प्रेरित धारा होगी। चलिए देखिए क्या दिया गया है कि दो लूप हैं, करंट के दो लूप हैं, ऐसे हैं। ओके, अंदर वाला लूप का रेडियस मान लो आप R1, बाहर वाले लूप का रेडियस क्या मान लो R2। वैसे रेडियस से ज़्यादा मतलब नहीं है। ऊपर बाहर वाले लूप में जो है करंट चल रही है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। कैसी है, दक्षिणावर्ती को हिंदी में क्लॉकवाइज, इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये क्लॉकवाइज करंट है, समझ गए ना। और ये क्लॉकवाइज जो है धीरे धीरे राइज हो रही है, बढ़ रही है एकदम से। मतलब पहले 1 एम्पियर है, फिर 2 एम्पियर है, फिर 3 एम्पियर है। समझ गए ना, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना। तो देखिए इसके कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, इनवर्ड जाएगा, जाएगा ना। और वो भी कैसा होगा, चेंजिंग इनवर्ड, चेंजिंग इनवर्ड, बढ़ता हुआ इनवर्ड। क्योंकि ये करंट बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ेगा, सर्कुलर लूप वाला अपन ने पढ़ा था। तो चेंजिंग इंक्रीजिंग इनवर्ड होगा, चेंजिंग इनवर्ड हो गया। बोलो यस और नो। अब आपको पता है ये जो कॉइल है ये अपने अंदर से फील्ड के चेंज होने का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इसे ऐसी करंट फ्लो करना है जो इसका अपोज करे। तो इसके अपोज करने के लिए इसका फील्ड कहाँ होना चाहिए, बाहर की तरफ। तो इसका फील्ड बाहर होगा तो इसकी करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर इसकी जो करंट आएगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसको चेक करिए, बिल्कुल सही है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें जनरेट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये सॉरी 5th था, 6th क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 मिली वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक कुंडली में प्रेरित होता है। भाई एक कॉइल है, एक कॉइल है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है बेटा, 5 मिली वोल्ट है ना, जनरेट हो रहा है। जब पास रखी एक दूसरी कॉइल में 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर की धारा बदली जाती है। कब होता है जनरेट, जब एक दूसरी कॉइल जो रखी हुई है उसमें जो करंट का चेंज है di/dt वो कितना है, वो है 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर। मतलब चेंज क्या हुआ, 5 एम्पियर पर 0.1 सेकेंड, यही तो हुआ। di चेंज इन करंट 5 एम्पियर और चेंज इन टाइम कितना है, 0.1 एम्पियर। तो बताना है कि इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। दोनों कॉइल, भाई इसके चेंज होने से इस पे कुछ आ रहा है तो कोई ना कोई रिश्तेदारी है इनकी। तो म्यूचुअल तो अपन ने पढ़ रहा है, M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू होता है, EMF इक्वल टू होता है M di/dt। ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेसिक फार्मूला, E इक्वल टू M di/dt। तो भाई E दिया है 5 मिली वोल्ट इक्वल टू M और di/dt दैट इक्वल टू 5 एम्पियर पर 0.1 सेकेंड, यानी 5 डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है ना, 5 डिवाइडेड बाई 0.1। देख लो कुछ छूट तो नहीं गया ना, नहीं बदला। चलो भाई 5 से 5 पहली नज़र में कैंसिल। M की वैल्यू निकालनी है, 0.1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 0.1 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, M इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ तो 0.1 और ये क्या होता है, मिली हेनरी इज द आंसर। चेक करो ऑप्शन में है क्या, 0.1 मिली हेनरी। सी चेक करिए, बिल्कुल सही, 0.1 मिली हेनरी इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने के लिए, मतलब इंग्लिश में इन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जस्ट इज डिफाइंड बाई फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, मैक्सवेल लॉ, एम्पियर लॉ। तो करेक्ट आंसर है लेंज लॉ, क्योंकि डायरेक्शन तो लेंज ने ही बताई थी ना। यस, सो आंसर इज लेंज लॉ। क्वेश्चन नंबर 7 डन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 50 चक्कर वाली एक वर्तुलाकार कुंडली, वर्तुला यानी सर्कुलर, ओके, वर्तुला माने सर्कुलर कॉइल है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंब दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र B का मूल्य 0.10 टेस्ला से 0.35 टेस्ला 2 मिली सेकेंड में बढ़ता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का मान कुंडली में क्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन है, फिर से फॉर्मूला वही कंसेप्ट लगने वाला है कि E इज इक्वल्स टू, बच्चों क्वेश्चन में समझाना भूल गया आपको, इंग्लिश में देखो क्या है। कह रहा कि एक 50 चक्कर वाली कोई कॉइल है, इसमें मतलब N इक्वल टू कितने हैं बेटा, 50।
50 फेरे रखे हुए हैं, 8 नंबर। ओके, अब ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, यहीं से आ रहा, तो एरिया भी तो यही होगा, मतलब थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 0 डिग्री है ना, मतलब थीटा का 0 डिग्री है, मतलब मस्त इसके अंदर से फ्लक्स जाएगा, पूरा का पूरा क्रॉस करेगा इसको। अब कह रहा है कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी कि पाई और r का स्क्वायर यानी 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, है ना। और ठीक है, बाकी तो ठीक है। अब कह रहा बी का जो है, बी जो चेंज हो रहा है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, वो कितना चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है 0.10 था, बढ़ करके 0.35 टेस्ला हो गया, तो चेंज कितना हुआ 0.35 माइनस 0.10, और टाइम कितना 2 मिली सेकेंड, तो 2 इंटू 10⁻³ ये हो गया। अब आपको बताना है कि ईएमएफ कितना होगा, तो याद करो E इज इक्वल टू मैंने बताया था डेल बाई डेल्टा टी और फाई, बोलो यस, तो डेल बाई डेल्टा टी और फाई इज इक्वल टू कितना होता है NBA कॉस थीटा, तो थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1 होता है, तो रखने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के एन बाहर, ए बी बाहर, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का चेंज आएगा, बोलिए यस कि नो। तो भैया एन की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू कितनी है अपने पास 50, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4, और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी कितना निकाला अपन ने 0.35 माइनस 0.10 यानी 0.25, बोलो यस, अपॉन 2 मिली सेकेंड यानी 2 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 17.7 यानी 17.7 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा। हाँ, अगला कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया था वोल्ट कैपेसिटर, तो मैंने बताया था कैपेसिटर में जो वोल्टेज आता है VT इक्वल टू V0 और कितना होता है 1 माइनस e⁻⁻t/RC, ये आया था, है ना। तो कैपेसिटर का वोल्टेज V0 इंटू डायरेक्टली 1 नहीं आता है, V0 इंटू e⁻⁻t/RC, ये होती है कैपेसिटर में जो वोल्टेज आता जाता है टाइम के साथ, ये वोल्टेज का वेरिएशन होता है। एक बार मैं चेक कर लूँ बच्चों, हाँ पहले जो लिखा था वही सही था बच्चों, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज आता था वो V0 1 माइनस e⁻⁻t/RC ये था, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। कैसे मुझे याद आ गया, मुझे ऐसे याद आ गया कि देखो स्टार्टिंग टाइम पे t इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, स्टार्टिंग टाइम पे t इक्वल टू कितना होता है 0, तो अगर आप t इक्वल टू 0 रख देंगे, t इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा V0 1 माइनस e⁻⁻0 सो V0 1 माइनस 1 अपॉन e⁻0 लिख सकता हूँ, और e⁻0 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो V0 इंटू 0 इक्वल टू कितना 0। बिल्कुल सही भी है कि मतलब जब कैपेसिटर इनिशियली बिल्कुल चार्ज करते हो, शुरुआत में तो डिस्चार्ज ही होता है ना, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही था, है ना। ये देखिए ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाता है बाद में V0, है ना। तो कैपेसिटर की चार्जिंग का ग्राफ ऐसा आया था। अब जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है वैसे ही इंडक्टर में जो करंट होता है ना कॉइल, वो मैग्नेटाइज होती है, क्या होती है मैग्नेटाइज होती है, और वो उसमें करंट आती है, तो मैग्नेटाइज होती है, इसमें करंट कैसी आती है, तो देखो इसमें अगर मैक्सिमम करंट सर्किट की I0 है तो एकदम से I0 नहीं बन जाती है, बिल्कुल सेम फार्मूला होता है I एट टाइम t इज इक्वल टू I0 1 माइनस, देखो वहाँ पे V0 आता था, यहाँ पे I0 आता है 1 माइनस e की पावर, है ना, यहाँ पे आता है t, वहाँ पे क्या आता था RC आता था ना, यहाँ पे आता है t अपॉन R/L, तो वहाँ पे टाइम कोफिशिएंट को अपन बोलते थे RC, और यहाँ पे टाइम कोफिशिएंट आता है क्या R/L, समझ गए, सॉरी L/R बच्चों, L/R, तो पलट करके ये हो जाता है L/R टाइम कोफिशिएंट है, R/L नहीं, तो I0 1 माइनस e⁻RT अपॉन L, ये है ना, 1 बाई माइनस भी आता है, ये माइनस RT/L, ये फॉर्मूला होता है करंट के वेरिएशन का, ओके। और ठीक उसी तरीके से अगर आप t इक्वल टू 0 कर देंगे,
अगर t इक्वल टू 0 कर देंगे तो करंट 0 हो जाएगी और एक्सपोनेंशियली फिर करंट बढ़ने लगती है ना। तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही ग्राफ इसका भी आएगा। बट पिछले बार ये टाइम था तो ये इस बार भी टाइम रहेगा। पिछले बार ये वोल्टेज था, अब इस बार ये करंट हो जाएगा, करंट एट एनी टाइम t। ठीक है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हमसे क्या पूछा गया है, तो ये आई टी है, करंट हो गई है। इसको यदि थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ, मैं हल्का सा दिखा दूँ, तो आई एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये बन जाएगा डी आई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मल्टीप्लाई कर दो पहले तो डी बाई डी टी तो रहेगा ही, आई नॉट माइनस आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। चलो डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, और फिर माइनस आई नॉट ही रहेगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसका ई की पावर माइनस आर बाई एल टी ही हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट था आगे आ जाएगा माइनस आर बाई एल, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये आंसर आएगा ई की पावर आई नॉट इंटू आर बाई एल इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ये है करंट का चेंज डी आई बाई डी टी, ये है करंट का चेंज। क्लियर है ना। तो नोट कर लो, ये है करंट का चेंज डी आई बाई डी टी। अच्छा, हम आई नॉट आर को क्या लिख सकते हैं, वी, क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर, मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज। आई नॉट आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज वी। तो ये क्या बन जाएगा, वी बाई एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, है ना। तो डी आई बाई डी टी क्या बन जाएगा, करंट का चेंज डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बाई एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इसी पर बेस्ड है। 8 हो गया शायद, 9 पढ़ना है अपन को। जी हाँ 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि L इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। तो पहले इंडक्टेंस लिख लो, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी का इंडक्टेंस है। रजिस्टेंस दे रखा है कितना, 180 ओम। ओहो रजिस्टेंस, हाँ तो आयुज आएगा ना, 180 ओम का रजिस्टेंस है। कि एक कुंडली को 50 वोल्ट का विद्युत विभव एक का एक दिया जाता है, मतलब वोल्टेज जो दे रखा है वो 50 वोल्ट है, इसका ईएमएफ दिया जाता है ना, एक का एक दिया जाता। तो 0.001 सेकंड में धारा के बढ़ने की दर क्या होगी। धारा के बढ़ने की दर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा जा रहा है, डी आई बाई डी टी एट व्हाट टाइम। टाइम इक्वल टू दिया है 0.001 सेकेंड, यानी कि 1 मिली सेकेंड कुल मिला के। इसको आप 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 भी लिख सकते हो। तो अभी अभी बच्चों आपने निकाला डी आई बाई डी टी, क्या होता है डी आई बाई डी टी, वी अपॉन एल ई की पावर, है ना, वी अपॉन एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, यही तो निकाला आपने। तो वी दिया हुआ है कितना अपने पास 50, एल दिया हुआ है कितना अपने पास 5 मिली ओम, यानी 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है ना बेटा, देख लो जरा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ई की पावर। अब देखो माइनस, अब तसल्ली से थोड़ा आराम से करना। आर कितना दिया है 180, आर कितना है 180 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना दिया गया है 1 मिली सेकेंड, यानी 1 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 3। इससे ये कैंसिल हो गया, है ना, 5 से 10 बार कैंसिल हो गया। तो नीचे ऊपर आके क्या बचेगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 10 की पावर 4 ई की पावर माइनस 180/5। चलो काटने की कोशिश करो, कटता है क्या, 5 से 3 बार 15 और 6, यानी ई की पावर माइनस 36, ई की पावर माइनस 36। तो बच्चों यही आंसर आएगा, ई की पावर माइनस 36। अब रही बात ई की वैल्यू फाइंड करना, तो वो तो अपने हाथ का खेल है नहीं, तो अपन इसका आंसर यहीं तक दे सकते हैं। ठीक है ना, ई की पावर माइनस 36 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व का मूल्य बढ़ाया जा सकता है कुंडली के चक्कर कम करने से, कुंडली के चक्कर अधिक करने से, कुंडली को लकड़ी के कोर में लपेटने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दो कॉइल हैं आपके पास, एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल ये रखी हुई है। इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन बच्चों याद कर लो।
इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन होता है mu इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L, ये होता है। तो साफ है कि अगर आप किसी भी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर होगा फेरों की संख्या बढ़ा के, है ना, M को आप बढ़ा सकते हो। तो करेक्ट आंसर 10th का बी होगा। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन, 10th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है जिससे कि वह उसका ही विरोध बताए। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके साथ संलग्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के मूल्य के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है जिससे वह उसका ही विरोध बताए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई सिंपल बात है, सी दे रखा है कि इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसी डायरेक्शन में होता है कि वो खुद के फ्लक्स चेंज का अपोज करे। देखो याद आया होगा आपका, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ d∅dt। जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो वो ऐसा होगा कि वो फ्लक्स में चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। तो सी ही आंसर है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है ऐसी होती है ना, ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो उसके चेंज का, फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। तो ये तो सीधे देखने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में लिखा है प्रेरित विद्युत प्रवाह, मतलब करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट से नहीं है, मतलब ईएमएफ से है। समझ गए ना, मतलब करंट से नहीं है, मतलब किससे है, करंट से, ईएमएफ से है। क्लियर हुआ। तो यदि ई की बात करें तो ई नेट जो निकलता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt। मगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो वो d∅dt ही आएगा। माइनस साइन केवल नेचर बताता है कि वो चेंज का अपोज करता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। एक कुंडली का आत्म प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी है। उसमें 5 सेकंड में विद्युत प्रवाह 1 का मूल्य 1 एम्पियर से 2 एम्पियर चेंज हो जाता है। तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, पहले समझो इंग्लिश में। आपके पास एक कॉइल है, ओके, इसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है कितना, आपको सेल्फ इंडक्टेंस दिया गया है 5 हेनरी। अब आप जानते हो ईएमएफ इक्वल टू होता है कितना, ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आपको कह रहा है कि ईएमएफ निकालना है, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, एल की वैल्यू 5 है। अब कह रहा 5 सेकंड, यानी टाइम है 5 सेकंड, और जो करंट है वो 1 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर। तो चेंज कितना हुआ, 2 - 1, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर तो हो गया 1 वोल्ट। सीधा नोट करो भाई 1 वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन कह रहा है जब एक कुंडली में धारा 3 इंटू 10⁻³ सेकंड में, जब एक कुंडली में धारा 3 इंटू 10⁻³ सेकंड में 8 एम्पियर से बदल के 2 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली का मिली हेनरी में स्वप्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस बताना है बेटा, ई इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। तो आपको ईएमएफ दिया गया है, कितना ईएमएफ जनरेट हो जाता है बेटा, देखिए 2 वोल्ट, तो 2 रख लो। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है, ओके। नीचे टाइम कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻³ और जो करंट है वो 8 एम्पियर से बदल के 2 एम्पियर, तो चेंज कितनी हो गई, 8 - 2, ठीक है ना। सो एल इक्वल्स टू निकालना है अपन को, चलो तो निकाल लेते हैं। एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 3 इंटू 10⁻³ 3 से कट गया कितने बार, 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, तो L इक्वल टू 10⁻³ तो आंसर L इक्वल टू आ गया 10⁻³ हेनरी, बोले तो 1 मिली हेनरी।